राम राम जी सरान। और क्यों, उम्मीद करूं बढ़िया होगा। तो अपनी रक्षा प्रौद्योगिकी की क्लास आ चुकी है, देख ली होगी, 2 पार्ट में आई है। विभिन्न सारों में लगभग रक्षा प्रौद्योगिकी कंप्लीट करवा दी हो, ठीक है। और मैं थाने बताया कि रक्षा प्रौद्योगिकी के अंदर बिंगा बेस ही जो मैं कवर करवाया था ना, और क्वेश्चन जो है ज्यादातर बठू भी आज करो करंट अफेयर के अंदर हुई आज का, क्योंकि रक्षा प्रौद्योगिकी है जो हर दिन डेवलप हुआ है। कुछ ना कुछ नई मिसाइलें वगैरह का निर्माण हो रहा है या नई संस्थापन हो रहा है, बिंग अपन थोड़ा सा करंट अफेयर को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला टॉपिक आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सेम टू सेम भी वही है, ठीक है। थोड़ा सा फर्क है लेकिन विदाई है, वो भी यूट्यूब पर बहुत कम टीचर्स द्वारा करवाए गए हैं, ठीक है। तो मैं भी पूरा प्रयास करूँ आप थाना बढ़िया तरीके बेस क्लियर करवाने को। बाकी वो भी एक करंट अफेयर पर ही डिपेंड है, क्योंकि नया नया सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, नई नई तकनीक्स अंतरिक्ष के अंदर अवेलेबल होने लग रही है, नया नया उपग्रह जाने लग रहे ऊपर, चंद्रयान 3 गयो, 2 गयो, 1 गयो, और भी चंद्रयान 4 पर भी बात चल रहा है, सूर्ययान भी। तो ये सारी बातें करंट अफेयर के अंदर आ जाएगी, ठीक है। फिर भी अपना चंद्रयान 3 तक जिक्र जरूर करांगा, ठीक है। अपना टॉपिक है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की एक क्लास रहेगी, भी बाद में उपग्रह की अलग क्लास होगी, ठीक है। और कई बच्चा जी आप भी कमेंट देखा मैं एक दो बच्चा का, तो लगभग बच्चा क्लास देखा है और कोई मिस्टेक हुआ तो मैंने बताया भी है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, क्लास देखो, कोई मिस्टेक हुआ तो मैंने भी पता चला नहीं बिखट्टा में गलत करना आ रहा है। पहली बात देखो उससे कुछ हुआ कौन नहीं, फिर भी बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन करो, क्रॉस क्वेश्चन करो, तो बिंग अंदर भी मैंने बढ़िया थोड़ा सा बेनिफिट मिला है, ठीक है। और एक जी आप भी के सर थोड़ा सा साइड हो जाए करो, लिख गए थे आगे खड़े रहो, मन दिखा कौन नहीं, ठीक है। तो वो भी मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा सही करने को भी चीज ने, और राइटिंग भी और सुधारने की कोशिश करूंगा। तो टॉपिक आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या स्पेस टेक्नोलॉजी। देखो इसकी शुरुआत कैसे होती है, ठीक है। INCOSPR इनकोस्पार, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कब बनाई गई? इसका गठन किया गया था 1962 में। कब किया गया था? 1962 में। यानी कि ये एक संस्था बनाई गई अंतरिक्ष पर कार्य करने के लिए, यानी कि अंतरिक्ष पर जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं, ठीक है, उनकी देख रेख की जाती है, उनकी एक अलग संस्था बनाई गई। इसका गठन है वो 1962 में किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये आपके लिए जो डॉक्टर विक्रम साराभाई जी हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है आपके लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनकी खास बात यहां से जो क्वेश्चन बन सकता है, वो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। लो जी, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो भारत के अंदर अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंदर जो कार्य किया था, वो सर्वप्रथम किसने किया था? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया था। ये पहला क्वेश्चन आपका यही बन जाता है। और इन्होंने डॉक्टर साराभाई ने क्या काम किया था? इन्होंने किया था परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत इन्होंने अपने कार्य किए थे। परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर इन्होंने अपने कार्य किए थे, ठीक है। और उसी के आधार पर इन्होंने अंतरिक्ष कार्यक्रम की भी शुरुआत कर दी थी। अब इसका किया गया था दोबारा पुनः गठन। यहां से क्वेश्चन बनता है, इसका किया गया था पुनः गठन। कब किया गया? 15 अगस्त 1969 में। कब किया गया? 15 अगस्त 1969 में। जो इनकोस्पार है ना, उसका नाम बदलकर रख दिया गया था इसरो। पहले इसका इसरो का नाम इनकोस्पार था। कब? 1962 में, ठीक है। जब इनकोस्पार का दोबारा पुनः गठन किया गया था, कब किया गया था? 15 अगस्त 1969, ठीक है। तो इसका नाम इनकोस्पार का नाम बदलकर रख दिया गया था इसरो। इसरो की फुल फॉर्म आपको ध्यान में होनी चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अंतरिक्ष को स्पेस बोलते हैं इंग्लिश में, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? इसके जो अध्यक्ष बनाए थे वो थे सतीश धवन। कौन बनाए गए थे? सतीश धवन, ठीक है। ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए। जो इसरो का मुख्यालय है वो कहां पे है? वो है जी बेंगलुरु में। कहां पे है? बेंगलुरु। बेंगलुरु कहां पे है? कर्नाटका। तो कर्नाटका की राजधानी भी आपको पता ही होगी, बेंगलुरु ही होती है, ठीक है। इंडियन जियोग्राफी में आपको करवाया जाता है। इसके बाद में है इसरो की और बातें देखें तो इसका संगठन है जो पीएम द्वारा 1972 में किया गया था, और इसकी 2 अलग अलग ब्रांचेस बनाई गई थी, अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग। अंतरिक्ष आयोग का जो मुख्यालय है वो भी आपका बेंगलुरु ही है। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत, यानी कि इसरो को इसी विभाग के अंतर्गत रखा गया। अगर पूछे कि इसरो को किस विभाग के अंतर्गत रखा गया है, तो आपको बताना है कि सर अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत इसरो को रखा गया है, ठीक है। इसकी स्वतः संस्था, यानी कि इसकी 2-3 संस्थाएं और है। कौन कौन सी है? PRL। ध्यान दे लेना, एग्जाम में क्वेश्चन फुल फॉर्म से भी पूछ सकता है, ठीक है। क्या नाम है? PRL, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी।
तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका कहां पे है? अहमदाबाद में। कहां पे है जी? अहमदाबाद में। NARL, इसका भी आपको नाम ध्यान में होना चाहिए, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। इसका मुख्यालय कहां पे है? तेलंगाना। क्या नाम है? NAR का, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। इसके बाद में है अगली NCSAC, नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, शिलोंग। शिलोंग आपका पड़ता है जी मेघालय। कहां पे पड़ता है जी? मेघालय। मेघालय की राजधानी भी क्या है? शिलोंग ही है। अब आगे बात करते हैं, यहां पर मैं जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बता देता हूं। इस इनकोस्पार की फुल फॉर्म आपको ध्यान में होनी चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, गठन 1962, अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम डॉक्टर साराभाई है जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। ठीक है, इसका पुण्य गठन 15 अगस्त 1969 इसरो के रूप में किया गया था। इसरो की आपको फुल फॉर्म ध्यान होनी चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो इसरो के अध्यक्ष हैं जो वो सतीश धवन है। इसके बाद में आपको इन तीनों की फुल फॉर्म ध्यान होनी चाहिए, इनका नाम ध्यान होने चाहिए। अब बात करते हैं इसरो की राजस्थान में संस्था। इसरो की राजस्थान में संस्था, देखो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि ये एक तो टॉपिक थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाला रह जाता है और दूसरा करंट अफेयर पे ये ज्यादा डिपेंड है। तो आपको इस टॉपिक को करने के बाद में आपको इसके करंट में जरूर अपडेट रहना है। अगर ये टॉपिक आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो तो इसके एक बार नोट्स बना लिया, उसके बाद में करंट अफेयर में जो आपको चीज मिले वो इसके साथ के साथ ऐड कर देना, ताकि आपका बेस क्लियर हो, दोबारा से इस टॉपिक को करने की आपको जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब बात करते हैं इसरो की राजस्थान में संस्था, वेस्टर्न रीजन रिमोट सेंसिंग सेंटर। वेस्टर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर आपका पड़ता है जी जोधपुर में। कहां पे पड़ता है जी? जोधपुर में। सौर वेधशाला कहां पे है? सौर वेधशाला है जी आपकी उदयपुर में। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था, सौर वेधशाला डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि सौर वेधशाला कहां है, तो आपको बताना है कि सर उदयपुर में है। अवरक्त वेधशाला कहां पे है? अवरक्त वेधशाला है जी आपकी माउंट आबू में। माउंट आबू आपका कहां पड़ता है? सिरोही में। कहां पे पड़ता है जी आपका? सिरोही में। ठीक है, ये सारी आपको बातें हैं जो आपको इंडियन ज्योग्राफी या राजस्थान ज्योग्राफी बात में बताई जाती है। अब होता क्या है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, इनके जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, बता दिया था मैंने पहले। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत की गई थी जी 1963 में। इनकोस्पार 1962 में बना था और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है जो 1963 में कर दी गई थी। इसका जो मुख्यालय बनाया गया था वो कहां पे होता है? तिरुवनंतपुरम, केरल। कहां पे? तिरुवनंतपुरम, केरल। इसकी बनाई गई थी कुछ शाखाएं। क्या बनाई गई थी? कुछ शाखाएं। पहली शाखा है VSSC, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। V से विक्रम, S से साराभाई, S से स्पेस और C से सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पे? आपका तिरुवनंतपुरम। ये क्या काम किया था? इसलिए किया था, मतलब ये जो शाखाएं बनाई गई थी ये कुछ ना कुछ काम करने के लिए। क्या काम करने के लिए? ये बनाई गई थी अंतरिक्ष यान बनाने के लिए। अंतरिक्ष यान बनाने के बाद उन पर कार्य करने के लिए, अंतरिक्ष यान में अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान यानी कि रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान। प्रक्षेपण यान का मतलब क्या होता है? जिस पर उपग्रह को, अगर सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाना है तो किसी ना किसी के माध्यम से भेजा जाएगा, तो वो भेजा जाता है प्रक्षेपण यान। प्रक्षेपण यान मैंने पिछली क्लास में बताया था रक्षा प्रौद्योगिकी में कि जो प्रक्षेपण यान होते हैं वो प्रक्षेप्य गति द्वारा ही अपना जाते हैं। प्रक्षेप्य गति क्या होती है? इस तरह से जो गति होती है उसे प्रक्षेप्य गति बोलते हैं, इस तरह से जो गति उसे भी प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। प्रक्षेपण यान भेजे जाते हैं। ठीक है, विकास परियोजना को बनाना यानी कि प्रक्षेपण यान का विकास करना और रॉकेट का भी विकास करना। जैसे SLV-3, ये नाम है जी किसके? प्रक्षेपण यान के। SLV-3, ASLV, PSLV, GSLV। इस तरह से बहुत ज्यादा प्रक्षेपण, बहुत सारे प्रक्षेपण यान, अंतरिक्ष यान है जिनको आपको अपने आगे जब उपग्रह पढ़ेंगे तो उसमें अपनी बात करेंगे। दूसरी है ISAC, इसरो उपग्रह केंद्र। इसरो उपग्रह केंद्र आपका कहां पे है? जहां पर इसरो का मुख्यालय है वहीं पर ये है। कहां पे है? बेंगलुरु। यह परियोजना उपग्रह पर कार्य करती है, यानी कि ये जो परियोजना है कौन सी? इसरो उपग्रह केंद्र है जो आपका उपग्रह परियोजना पर कार्य करती है, यानी कि उपग्रह बनाने के लिए या उपग्रह पर सैटेलाइट को सेट करने के लिए, उनको भेजने के लिए सारे काम कौन करती है? ये आपकी ISAC इस परियोजना को करती है। ठीक है, अब इसके बारे में एक दो और हैं। ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आपको छोटा सा या ज्यादा मैटर इसमें नहीं है, ज्यादा इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं वो उपग्रह से पढ़ते हैं, क्योंकि बेस तो हल्का फुल्का यही है जो आपको रट्टाफिकेशन में मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, उसके बाद में यहां से क्वेश्चन बनते हैं उपग्रह कैसे भेजे जाते हैं, क्या उसको कब लॉन्च किया गया था, किसने बनाए थे, क्या काम है, कौन सा इंजन होता है, कौन सा ईंधन होता है, कौन से उपग्रह कहां भेजे जाते हैं, किस स्पेस सेंटर से भेजे जाते हैं, वो सारी बातें अपने
उपग्रह वाले में करेंगे, क्योंकि इसके दो पार्ट बनाएंगे अपने, एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और एक उपग्रह। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर इसके बारे में अपने आगे बात करते हैं। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया था उसका। चलिए अब अपने इसके बारे में आगे बात करते हैं। देखिए अपने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी टॉपिक चल रहा था, एजेंसी की बात हो रही थी, तो अगली है SAC, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। नाम से पता चल रहा है। देखो आपको साथ के साथ हिंदी में फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, इंग्लिश में भी होनी चाहिए, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो कहां पे है? अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात। इसका काम क्या है? ये दूर संचार व टीवी उपग्रहों पर काम करता है। दूर संचार यानी कि टेलीफोन, मोबाइल फोन, उनका जो दूर संचार वाले माध्यम होते हैं, और टीवी के उपग्रहों पर ये काम करता है। टीवी का मतलब क्या है? जैसे आप अपने घरों में टीवी देखते हो, मोबाइल्स में ये मेरी वीडियो भी देख रहे हो, तो ये आप तक कैसे पहुंच रही है? सैटेलाइट के द्वारा ये पहुंचती है, क्योंकि जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, उसके बाद में अपलोड करते हैं, तो वो सैटेलाइट पर माध्यम से जाती है, वहां पर नेटवर्क के द्वारा ये आपके फोन में ये पहुंचती है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण, यानी कि कहां पर कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है जो हमारे वायु में हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, उनका सर्वेक्षण ये करता है। और क्या करता है? मौसम विज्ञान और भूमापन, यानी कि भूमि का मापन करता है, और मौसम विज्ञान की जानकारी हमें प्रदान करता है कि कल बरसात होगी, कल आंधी आएगी, टेम्परेचर कितना है वायुमंडल का, ये सारी मौसम की जितनी भी जानकारी होती है वो इस माध्यम के द्वारा होती है। पर्यावरण का परीक्षण करता है, पर्यावरण में कितने ओजोन परत रह गई है, पर्यावरण में क्या हो रहा है, कितने % प्रदूषण वायु का है, कौन सी गैस ज्यादा बढ़ रही है, कौन सी कम हो रही है, सारों का भी ये माध्यम भी आपका प्रदान करता है। उसके बाद में जो आपके लिए मुख्य इंपॉर्टेंट है, ये है क्षार केंद्र। कौन सा केंद्र? क्षार केंद्र। इसका मुख्यालय कहां पे है? श्रीहरिकोटा। इसरो का सबसे प्रमुख केंद्र यही है, जो क्षार केंद्र, वो इसरो का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है? क्षार केंद्र। कहां पर स्थित है? श्रीहरिकोटा। अब श्रीहरिकोटा कहां पे है? तो आंध्र प्रदेश के पूर्वी, आंध्र प्रदेश में है ये, तो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर ये स्थित है। कौन? आपका क्षार केंद्र। ये क्या काम करता है? ये करता है रॉकेट परीक्षण, यानी कि रॉकेट बनाने के बाद में उनका जो परीक्षण किए जाते हैं रॉकेट के, वो यही किए जाते हैं। जितने भी परीक्षण होते हैं अंतरिक्ष यानों के, वो सारे के सारे यही होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। LPSC, द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र, इसकी शाखाएं हैं 3। LP यानी कि लिक्विड प्रणोदक प्रणाली केंद्र, यानी सेंटर। ये सारा आपको याद में रखना है। शाखा है तिरुवनंतपुरम केरल में, बेंगलुरु कर्नाटका में, और महेंद्रगिरी है आपकी तमिलनाडु में। ये इसकी 3 शाखाएं हैं, ये भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। मैं पहले बता रहा हूं, ये टॉपिक रट्टा मारने वाला ही है, समझाने वाला इसमें कुछ बातें नहीं है। कौन कहां पे स्थित है तो ये आपको फुल फॉर्म, और कौन कहां पे स्थित है ये आपको नाम याद रखने ही पड़ेंगे। इसरो के उपग्रह यान, यानी कि इसरो आपको पता है एक स्पेस एजेंसी है, ठीक है, जो क्या काम कर रही है? अंतरिक्ष पर काम कर रही है। अब अंतरिक्ष पर उपग्रह भेजे जाते हैं, तो वो उपग्रह यान के द्वारा ही तो भेजे जाते हैं। जैसे भी चंद्रयान को भेजा गया था, तो उसे किसी यान के द्वारा ही तो भेजा गया था। ठीक है, वह ईंधन, द्रव ईंधन से चलने वाले जितने भी इंजन बनाए जाते हैं, द्रव ईंधन से चलते हैं, उनका चालक प्रणाली की उनमें सुधार करता है, उसको से देखभाल उनकी करता है। और क्या करता है? इंजनों का डिजाइन और उनका विकास करता है। इंजनों का डिजाइन, उसको छोटा बड़ा कैसे, किस प्रकार के उपग्रह को किस प्रकार के प्रक्षेपण यान पर भेजा था, उसमें किस प्रकार के इंजन की जरूरत है, ठीक है, और उसमें कुछ नई चीज अपडेट करनी है, तो वो यहां से की जाती है। अब आगे बात करते हैं ISTRAC, इसरो टेलीमेट्री निगरानी व नियंत्रण नेटवर्क, यानी ये क्या करता है? इसरो के जो जितनी निगरानी है उस पर निगरानी रखता है। इसका मुख्यालय कहां पे है? आपका बेंगलुरु में, और भू केंद्र है इसके श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर और मॉरिशस। ये इसके इतने जो है अन्य या भू केंद्र हैं। यह कार्य क्या करता है? पहले बता दिया मैंने कार्य, यह उपग्रह व अंतरिक्ष एजेंसियों की निगरानी करता है। जितने भी उपग्रह हैं उनको बनाने वाली जो एजेंसियां हैं, अंतरिक्ष है, और उपग्रह जो भेजे जाते हैं, उन सारों पर क्या करता है? ये निगरानी रखता है। MCF, मुख्य नियंत्रक सुविधा, इसका जो मुख्यालय वो कहां पे है? हसन, कहां पर पड़ता है? कर्नाटका में। और दूसरा जो अभी बनाया गया है भोपाल, कहां पर है? मध्य प्रदेश। कब बनाया गया था? ये बनाया गया था अप्रैल 2005 में से स्थापित किया गया था। ये याद रख लेना, आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट है। भोपाल MP कब बनाया? 11 अप्रैल 2005 में इसे स्थापित किया गया। उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना, यानी कि जो उपग्रह को भेजा जाता है उनको निश्चित कक्षाओं में भेजा जाता है पृथ्वी की। अपने जब उपग्रह वाला करेंगे ना, तब आपको कक्षा सारी बताऊंगी कौन कौन सी कक्षाएं होती हैं। ठीक है, केंद्र में उपग्रह का संपर्क स्थापित करना। अब देखो उपग्रह को मान लीजिए ये आपकी स्पेस है, ये आपकी पृथ्वी है,
ठीक है, और ये आपका वायुमंडल अंतरिक्ष है। तो इस स्पेस में इस मान लीजिए उपग्रह को यहाँ पे स्थापित कर दिया गया, तो इसका इसके साथ संपर्क भी तो बनना चाहिए ना, तभी तो हमें जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, और इसकी यहाँ पर निगरानी भी रखेगा भी उपग्रह सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? एमसीएफ कर रही होती है। कक्षा में उपग्रह पर निगरानी रखना, अब ये एक निश्चित कक्षा में गति कर रहा होता है तो उस पर ये निगरानी भी रखेगा। ठीक है, उसके बाद में IISU, इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई। जड़त्व, ये मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा, ये आपको समझने वाली बात है। जड़त्व देखो, ये हर वस्तु या पदार्थ का गुण होता है। एक जड़त्व पदार्थ का गुण होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई वस्तु अपनी जगह है तो वो अपनी जगह ही रहनी चाहती है। ध्यान से समझना, अगर कोई वस्तु अपनी जगह है तो अपनी जगह ही रहना चाहती है। समझना इस बात को। जैसे आप अभी बैठे हो, ठीक है, चलो आप तो सजीव हो, आप कुर्सी को इमेजिन कर लीजिए। कुर्सी आपने एक जगह रख दी, क्या वो अपनी मर्जी से कहीं चल के जा सकती है? नहीं जा सकती। जहां पर है वो वहीं पर रहेगी। तो जो कुर्सी है वो एक पदार्थ है, तो कुर्सी अपने अंदर ये फील कर रही है कि मैं अपनी जगह से नहीं हिलना चाहती, मैं जहां हूं वहीं रहना चाहती हूं। लेकिन आप उसे उठाकर कहीं और प्रतिस्थापित कर देते हो, तो वो कैसे हुई? वो कैसे हुई? वो होती है क्योंकि आपने उस पर बाहरी बल लगाया, यानी कि आपको उसमें बल लगाकर उसे उठाकर उस पर कार्य किया है, तभी वो दूसरी जगह पहुंची है, अपने आप नहीं पहुंची। यानी कि न्यूटन का एक नियम भी है, जो गति के नियम करवाए थे अपने करेंगे इसमें आगे। तो न्यूटन के जो गति के नियम है उसमें भी यही बात बोली गई है कि जड़त्व का नियम ये कहता है, न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये क्या कहता है कि ये कहता है कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न किया जाए, बाहरी बल कार्य न किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, कई बार आप बस में बैठे होते हो, ठीक है, बस रुकी हुई है, आप आराम से बैठे फोन चला रहे हो, अचानक से बस चलती है तो आपको क्या होता है? पीछे की ओर धक्का लगता है। आपको पीछे अचानक से बस पहले रुकी हुई है और अचानक से बस एकदम से चलती है, आपका ध्यान फोन में है, तो क्या होता है? आपको थोड़ा सा ऐसे पीछे की ओर झटका लगता है। इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी ये कमांड कर रही है कि मैं जहां हूं वहीं रहना चाहती हूँ। उसके बाद में बस गति करती है और आप उस बस के साथ लगातार गति करने लग जाते हो, क्योंकि कुछ टाइम के लिए आप उस गति का विरोध करते हो। अब क्या होता है? आप गतिमान हो तो आप गतिमान ही रहना चाहते हो। बस गति कर रही है, आप भी बस के साथ साथ ही गति कर रहे हो। आप अपनी जगह पे तो जरूर बैठे हो, लेकिन आप बस के साथ साथ, बस के सापेक्ष आप स्थिर हो, लेकिन अन्य जो स्थिर वस्तु उनके सापेक्ष आप गतिमान हो। ठीक है, तो आप अचानक से बस रुकती है तो आप ऐसे आगे की ओर झुकते हो। क्यों झुकते हो? क्योंकि आपकी बॉडी ये कमांड कर रही है कि मैं गतिमान हूं तो मैं गतिमान ही रहूं। तब आप आगे की ओर झुकते हो और कुछ टाइम बाद आप खुद को संभाल लेते हो। ठीक है, अब कई बार आपने देखा हो अचानक से बस में ब्रेक लगती है तो आप तो खुद को संभाल लेते हो, लेकिन पीछे बैग पड़े होते हैं वो अचानक से गिर जाते हैं, क्योंकि वो खुद को संभाल नहीं पाते, इसलिए वो गिर जाते हैं आगे की ओर। ये बात होती है। तो जड़त्व, ये होती है जड़त्व प्रणाली। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो कहां पे है? वो है तिरुवनंतपुरम। यह क्या करता है? प्रक्षेपण यान व उपग्रह पर जड़त्व प्रणाली का विकास करता है। जो प्रक्षेपण यान है और जो उपग्रह है उन पर जड़त्व प्रणाली, जो मैंने अभी आपको जड़त्व बताया है, उस प्रणाली का ये विकास करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन उठ सकता है। नासा, देखो बागड़ी में नसा के निकला, नाग ना गया उन्हें मैं तेरा नसा फोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये वो वाला नासा नहीं है, ये नासा एक एजेंसी है, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहां पर है? हैदराबाद इसका मुख्यालय है। प्रमुख केंद्र इसका बालानगर है और अन्य केंद्र इसका है देहरादून। आपको इसका ये एक नाम याद रखना है और इसका मुख्यालय याद रखना है। उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी संसाधनों की पहचान करती है, यानी कि उपग्रहों से जितने भी उपग्रह भेजे जाते हैं यहाँ से, तो उनके सारों का ये आंकड़े प्राप्त करती है, उनका सर्वेक्षण करती है, उनकी जानकारी इकट्ठी करती है और हमें पृथ्वी संसाधनों की ये पहचान करवाती है। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, अब अपने बारे में आपको दो तीन चीजें इसके बारे में और बता देता हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर है अपना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वाला चैप्टर कंप्लीट, मतलब एक टॉपिक इसका कंप्लीट हुआ है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अब अपने बात करेंगे आगे अगली क्लास में उपग्रहों के बारे में। कितने उपग्रह हैं, किस किस के प्रकार के उपग्रह होते हैं, कितनी उसमें मतलब इंजन होता है, कौन सा इंजन होता है, कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, कितनी प्रणाली वाले ईंधन होते हैं, कितने स्टेज वाले ईंधन होते हैं, किस प्रकार के इंजन पर किस प्रकार के उपग्रह को भेजा जाता है, प्रक्षेपण यान किस कौन सी कक्षा में किस इंजन द्वारा, मतलब जितने भी उपग्रहों के बारे में A to Z जानकारी है वो अपने अगली क्लास में करेंगे।
ठीक है। तो इस क्लास को अच्छे से पूरा देखना, नोट्स तैयार करना साथ के साथ, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठना। मैं पहले बता रहा हूँ, रक्षा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जल्दी से टॉपिक समझ में नहीं आते। अगर एक बार नहीं समझे तो दूसरी बार देखना, फिर भी नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछना, कोई चीज नहीं समझ में आए तो, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, अपने चैनल पे हिंदी की क्लास भी आने वाली है, कुछ दिनों में आ जाएगी, वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद में अपने देखेंगे जो भी अपनी आगे की क्लास है वो सुचारू रूप से कर देंगे। जैसे ही अंतरिक्ष टॉपिक अपना कंप्लीट होता है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंप्लीट होता है, अगला टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अगला टॉपिक कौन सा करना है, आपने उसी टॉपिक पे आगे बात करेंगे। जो नजदीक एग्जाम है उस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आप टॉपिक को बताइए, पूरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, ये टॉपिक हो गया, ये हो गया, जो नहीं हुआ वो मुझे बताइए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को, क्योंकि आपको पता है आजकल इतने कोर्स महंगे महंगे हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद में वैकेंसीज के बारे में भी आपको साथ साथ नॉलेज दे दी जाती है, फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हो, हर कमेंट का आपका जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।